वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे। आखिर इतिहास का जो पुनर्निर्माण हुआ है और इतिहास जो अतीत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है वो किन किन स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और चर्चा भी करेंगे। लेकिन जब इतिहास का जिक्र किया जाता है, इतिहास के बारे में हम लोग पता करते हैं, इतिहास का वर्णन करते हैं, आखिर इतिहास का पता किस स्रोतों के माध्यम से किया गया है, किस चीज़ों के माध्यम से इतिहास का पता किया गया है और इतिहास का जो पुनर्निर्माण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे। अगर बात की जाए इतिहास की तो कल की घटना क्या हुई तो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से बता पाते हैं कल कौन कौन सी घटना हुई। अगर आपसे पूछा जाए एक सप्ताह पहले आपके साथ क्या क्या हुआ तो आप एक सप्ताह के बारे में किसी को बता पाने में सक्षम रूप से तैयार होंगे, आपको कुछ न कुछ याद होगा। अगर आपसे पूछा जाए 100 साल पहले आपके साथ क्या हुआ तो आपको 100 साल पहले क्या हुआ तो आप नहीं बता पाइएगा। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि 10,000 साल पहले क्या हुआ तो 10,000 साल पहले की घटनाओं के बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। अगर पूछा जाए 50,000 साल पहले क्या हुआ तो 50,000 साल पहले की घटनाओं के बारे में भी हम लोग नहीं बता पाएंगे। अगर ये घटनाओं के बारे में 50,000 साल पहले तो हम लोग थे नहीं, लेकिन 100 साल पहले तो हम लोग थे नहीं, लेकिन उस चीज़ों की घटनाओं के बारे में हम लोग को कैसे पता करते हैं कि 10,000 साल पहले क्या हुआ, 50,000 साल पहले क्या हुआ और कौन कौन से स्रोतों के माध्यम से हम इतिहास को पूर्ण निर्माण करते हैं, पूर्ण जागरण करते हैं और अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसका विस्तार पूर्वक से बताया जाएगा। आइए हम जानते हैं कि इतिहास का पूर्व निर्माण के बारे में, पूर्ण जागरण के बारे में, अतीत की खोज के बारे में किन किन स्रोतों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला है कि इतिहास, जो प्राचीन भारत के इतिहास का पूर्व निर्माण के लिए या अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पता करते हैं। जैसे सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा जीवन वृत्तांत। ये 3 स्रोत के माध्यम से हम इतिहास के पूर्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इतिहास के अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला साहित्यिक स्रोत, जितना प्रकार का साहित्य हो गया, जैसे साहित्य बहुत सारे प्रकार के साहित्य है। देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ साहित्य लाइक ऋग्वेद, समवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, 4 प्रकार का साहित्य है। एक है समवेद है, अर्थवेद है और यजुर्वेद है, ऋग्वेद है। तो इन वेदों के माध्यम से हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके बाद जितना प्रकार का साहित्यिक स्रोत है जो पुराने हैं, जैसे कालिदास का लिखा हुआ अभिगुणातलम और कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखा गया मौर्य साम्राज्य के टाइम में अर्थशास्त्र, ये सब ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास का पूर्व और इतिहास का अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पहले के समय का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास क्या था। इनके बारे में हम लोग अतीत के बारे में इन स्रोतों के माध्यम से, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे दिया गया है कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन जीवनियाँ, कविता, ये सब आते हैं। जितना भी प्रकार का बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके माध्यम से भी हम अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे ऋग्वेद संहिता, यह प्रशासनिक दिक् के गीतों का ज्ञान है।
जो ऋग्वेद का संहिता है इसमें ऋग के गीतों का ज्ञान के बारे में विश्लेषण किया गया है। लेकिन ये किताब कब लिखा गया है इनके बारे में किसी को भी जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन माना जाता है ये किताब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 BCE तक में लिखा गया है। और अर्थवेद जादुई शक्तियों का ज्ञान है। और अर्थवेद में जो संकलन किया गया है तो वो जादुई शक्तियों के ज्ञान के बारे में लिखा गया है। उनके बाद समवेद साहित्य गीतों और धुनों के समान ज्ञान होगा। और यजुर्वेद साहित्य में ग्रह संग्रह पूजा अनुष्ठान है। तो ये सारे ग्रंथ हैं, ये सारे ग्रंथ में काल खंड अलग अलग हैं, इनके अलग अलग चैप्टर हैं। और हर चैप्टर में जो इनके जो पुराने ज़माने के जो उस टाइम पीरियड के जो शासन व्यवस्था रहे होंगे, सामाजिक विकास रहे होंगे, संस्कृति रहा होगा, उनके बारे में विश्लेषण से उसमें चर्चा किया गया है। और ये समवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद ये हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। और इसे कहा जाता है, इस ग्रंथ को भी ईश्वर का प्रतीक कहा जाता है। इसको ईश्वर का प्रतीक ही माना जाता है। और ईश्वर की बातों का कुछ विश्लेषण का भी जिक्र इन किताबों में किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो मौर्य साम्राज्य के समय में जो चाणक्य थे वो मौर्य साम्राज्य के उपदेशक और उपदेशक के रूप में थे। किस तरीक़ा से शासन व्यवस्था को अच्छा तरीक़ा से चलाना है, किस तरीक़ा से राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना है, किस तरीक़ा से जो सामाजिक स्थिति है उसको बेहतर करना है। तो उनके बारे में चाणक्य कौटिल्य ने जो बुक लिखा है वो अर्थशास्त्र और राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है। और काव्य क्या है? काव्य भी एक प्रकार का प्राचीन ग्रंथ है जिसमें रामायण और महाभारत, जिसमें कौरव पांडव का संघर्ष का वर्णन जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। जो महाकाव्य जो रामायण और महाभारत के बारे की कहानियों का जो विश्लेषण किया गया है, जिसमें कौरव और पांडव है। और इसको भी माना जाता है 500 से BCE से लेकर 500 CE तक में लिखा गया है। उनके बाद पुराण में नदियों और झीलों और पहाड़ों पर भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। जो पुराण प्राचीन साहित्य है इसमें नदियों, झीलों और पहाड़ों और आदि पर भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उनके बाद कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जो धर्म पर विश्लेषित है। धर्म के आधार पर भी साहित्यिक स्रोत हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिसके अलग से ग्रंथ बने हुए हैं। और उस ग्रंथ के माध्यम से हम भी प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बौद्ध और जैन साहित्य में, जिसमें साहित्य लिखा गया शुद्ध पितरक, विनय पितरक, अधि पितरक। और ये जो ग्रंथ जो लिखा गया ये 4-5 भाषाओं में इसका संकलन किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। जिसमें पाली, जापानी, चीनी, तिब्बती, संस्कृत में भी यह जीवित है। तो जो बौद्ध और जैन साहित्य है इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। शुद्ध पिटक, अधिम पिटक, बहुत सारे इसमें चैप्टर हैं जो प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक और धार्मिक बातों के बारे में विश्लेषण से चर्चा किया गया है। और कभी आपको समय मिले तो इन किताबों और इन चैप्टरों को आप देखिए और पढ़िए और समझिए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन कुछ प्राचीन किताबों की बात की जाए तो कुछ किताब ऐसे भी हैं जिनको कहानी और कविता और के माध्यम से लिखा गया है। जैसे कालिदास का अभिज्ञान कुंतलम
किताबें हो गया। जो प्राचीन लेखक होते थे वे भी कहानी और भाषा के आधार पर लिखा करते थे। जो नाटक कविता है पंचराग है, अभिज्ञान कुंतलम है। तो ये सारे साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन इन इन संस्कृति और प्राचीन राजनीतिक और प्राचीन आर्थिक विषय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अब जानेंगे कि जो प्राचीन इन इन राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक विकास के बारे में, तो ये तो साहित्यिक स्रोत से पता चल गया। लेकिन अब जानेंगे पुरातात्विक स्रोत से किन किन स्रोतों के माध्यम से हमें अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत क्या है? जब किसी भी नए स्थान या कोई ऐसा पुरातात्विक जगह या कोई ऐसा पुराना जगह जिसका उत्खनन करने पर जो भौतिक अवशेषें प्राप्त होती है, जैसे मिट्टी का बर्तने, पुराने लोहे, सोना, चांदी और टीन के बने हुए औजारे, सिक्के, तो इन सिक्कों और औजारों और अवशेषों और भौतिक वस्तुओं की मदद से हम पुरातात्विक स्रोत की मदद से हम इतिहास का अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। अब कौन कौन सा पुरातात्विक स्रोत में आते हैं इसके बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे पुरातात्विक द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। इसका इतिहास से घनिष्ठ संबंध है। उत्खनन के दौरान मिले मूर्तियाँ, मिट्टी के बने बर्तने, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, सिक्के, मोहरे, शिलालेख इत्यादि के माध्यम से हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है इंडो ग्रीक इतिहास सिक्कों के आधार पर ही समझा गया था। जो इंडो ग्रीक का जो इतिहास जो समझा गया था वो सिक्कों के आधार पर ही समझा गया था। अगर उत्खनन की बात जब करते हैं तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण उत्खनन हुए थे वो 1920 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किया गया था, जो पुरातात्विक विभाग द्वारा किया गया था। उनके बाद जो पुरातात्विक विभाग के तत्कालीन डॉक्टर जनरल जॉन मार्शल सन 1924 में सिंधु घाटी की एक नई सभ्यता की खोज की। सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। सिक्कों के उत्खनन या मुद्रा भंडार के रूप में पाया जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जो सिक्के का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्रारंभिक भारत में सिक्कों के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों मिलते हैं। दक्कन के सातवाहन सिक्के पर एक जहाज की छवि समुद्री व्यापार के महत्व को गवाही देता है। और मौर्यतन काल में सिक्के सीसा, पेंटिन, तांबा, चांदी, सोने के बने होते हैं और उस समय की बढ़ती मात्रा की जानकारी भी मिलती है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों पर बढ़ती मात्रा की जानकारी मिलती है और गुप्त राजाओं कई सोने के सिक्के जारी किए। इसे दिनार के रूप में जाना जाता है और ये बहुत कुशलता से बनाए गए थे और इसे ठप्पों द्वारा निर्मित है। तो जो सिक्कों का अध्ययन है उसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और सिक्कों पर जो बनाए गए देवी देवताओं का चित्र, तो उससे हमें आदिकाल अतीत के बारे में जानकारी मिलती है कि पहले देवी देवताओं को पूजा जाता था। अगर सिक्कों पर जहाज का चित्र बना अगर मिलता था तो इससे पता चलता था कि पहले समुद्री जहाज के द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो इस तरीक़ा से हम सिक्कों के माध्यम से अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे सिक्के
मौर्य काल में भी जारी किया गया। उनके बाद मध्य इतिहास में भी काल के बारे में जब पढ़ेंगे गौड़ी वंश, तो उसमें भी सिक्के जारी किए गए। तो ये सिक्कों का जो सिलसिला है और सिक्कों का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना से ही रहा है और अब तक चलते आ रहा है। तो अब देखेंगे शिलालेख। शिलालेखों के अध्ययन को पुराना लेख शास्त्र कहा जाता है। जो शिलालेखों का जो अध्ययन जो होता है उसे पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। और अशोक के शिलालेखों को लिपि काफ़ी प्रचलित है। और अशोक के शिलालेखों के सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस 1837 में पढ़ा था। और अशोक के अधिकतर शिलालेख बृहस्पति और ख्रोष्टी लिपि में है। अभिलेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। और कलिंग, उड़ीसा के राजा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख गुफा, राजा समुद्रगुप्त, प्रयागराज, इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख हैं। जो शिलालेख है इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है। और जो शिलालेख है अशोक का शिलालेख जो बहुत ज़्यादा अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। तो और जो लिपि में लिखा गया है ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक के शिलालेख। और ऐसे बहुत सारे शिलालेख लिखे मिले हैं। और शिलालेख या गुफाओं के दीवारों पर चित्र बनाए जाते थे। तो शिलालेखों के माध्यम से और सिक्कों के माध्यम से और पुरातत्व के भौतिक अवशेषों के माध्यम से हमें अतीत की बारे में जानकारी मिलती है। अब जानेंगे कि जीवन वृत्तांत कैसे लोगों के जीवन जो होते थे, जो घूम घूम कर लोगों की रहन सहन के बारे में पता लगाते थे और उसको कॉपी में लिख कर और नोट करके रखते थे। तो वो जीवन वृत्तांत कौन कौन से विदेशी हमारे भारत में आए और भारत के बारे में गहरा अध्ययन किए और उनके बारे में भारत की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत गौर से और अपनी आँखों से देखा और भारत को दिल से महसूस किया और उस पर कई किताबें लिखी। इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे जीवन वृत्तांत में। हम पढ़ेंगे विदेशी वृत्तांत के बारे में। जैसे बहुत सारे विदेशी यात्री ने भारत पर आया और भारत का भ्रमण किया और भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और शासन व्यवस्था के बारे में लिखा। तो कौन कौन से विदेशी हमारे भारत पर आए और कौन कौन सा शासन काल में आए, इस चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे अगर बात करते हैं मेगास्थनीज का, तो मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य युगीन के शासनकाल में आए थे और उन्होंने उस शासनकाल के राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृति के बारे में लिखा। जैसे अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे। अलबरूनी जो तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र के रहने वाले थे और वो महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे, जो 1018 ईस्वी से 1019 ईस्वी के बीच में आए थे और उन्होंने भारत का भ्रमण किया और भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भूगोलिक, धार्मिक और बहुत सारे चीज़ों के बारे में अपने विवरण दिए और एक किताब लिखा जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अलबरूनी का, वो है तहक़ीक़-ए-हिंद। कहता कई विदेशी भारत पर भ्रमण करने के लिए आए थे और यहाँ कई प्रकार के राजाओं ने दरबारों में उसकी शासन व्यवस्था को देखा और समझा।
हेरोडोटस की ऐतिहासिकता में भारत और फारस के अभिलेखों पर प्रकाश पृष्ठ है। मेगास्थनीज 304 ईस्वी ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व यूनान के स्क्विलियस निकोटर के राजदूत थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक जो मौर्य युगीन सामाजिक एवं संस्कृति विषय में लिखा हुआ है। और मेगास्थनीज ने वर्णन किया है कि उस समय राज्य में शांति थी, लोगों के घर में चोरी का डर नहीं था। इससे पता चलता है कि राजा ईश्वर में था। जो मेगास्थनीज है वो 304 से 299 ईस्वी में भारत में आया था, जो यूनान के स्क्विलियस निकटर के राजदूत थे। तो ये जब मौर्य युगीन साम्राज्य में आए थे और ये अपने किताब पुस्तक में उस समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को लिखा और उन्होंने अपने पुस्तक में ये विवरण किए हैं कि उस समय का जो शासन व्यवस्था था, जो राज्य में शांति थी और उसमें घर में चोरी का डर नहीं था। इससे पता चलता है कि जो शासन व्यवस्था चलाने वाले थे वो कितना ईश्वर व में थे, कितना स्वामी और दयाहीन और कितना प्रबल शासक थे। उनके बाद बात करते हैं ग्रीक और रोमन यात्रियों के विवरण प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार के बारे में उपयुक्त जानकारी देता है। जो ग्रीक और रोमन यात्रियों का जो विवरण है, जो ग्रीक के यात्री है, जो रोमन के यात्री है, तो उसकी अगर किताबों का वर्णन किया जाए तो उसमें हिंद महासागर के व्यापार के बारे में उपयुक्त जानकारी दिया हुआ है। प्रिलिपियंस ऑफ द एथेरियन सी एंड टोलोमिका जियोग्राफिक ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ भारत में भूगोल और प्राचीन व्यापार के कई के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तो जो प्रिलिपियंस ऑफ द एथेरियन सी टेलमुजी का जियोग्राफिक ग्रीक में लिखा गया जो ग्रंथ है वो भूगोल और प्राचीन व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो ये सारे बुक हैं, पुस्तक है जो इस पुस्तक के माध्यम से हमें प्राचीन इतिहास और प्राचीन का जीवन के लोग किस तरीका से रहते थे उसके बारे में पता चलता। उस समय का सांस्कृतिक और सामाजिक और धरोहिक और किस प्रकार और समाज के लोग रहते थे, इसका वर्णन और विवरण किया गया है। भारत में चीनी यात्री, अगर भारत में अगर चीनी यात्री की बात की जाए तो बहुत सारे चीनी यात्रियों ने भारत का भ्रमण किया और भारत की आर्थिक संस्कृति और धरोहर को समझने का प्रयास किया और उसकी रचना भी की है। जैसे अगर भारत में चीनी यात्रियों की बात की जाए तो फ्राहन 399 ईस्वी से 414 सीई के बीच भारत की यात्रा की, लेकिन उसकी यात्रा उत्तर भारत तक ही सीमित रहा जो गुप्त शासन के दौरान आए थे। तो फ्राहन ने 399 से लेकर 414 सीई तक के बीच में वो भारत का यात्रा की और जो यात्रा था वो सीमित ही यात्रा था, जो उत्तर भारत तक ही सीमित था, जो गुप्त शासन के दौरान ये भारत आए थे। उनके बाद फ्राहन के बाद आए हेवे संग ने जो 699 ईस्वी में ही अपना घर छोड़ दिया और 10 साल तक भारत में रहा और ये हर्षवर्धन के समय में आए थे। इन्होंने भारत का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति का वर्णन किया। जो हर्षसंग है वो 699 सीई में ही अपना घर छोड़ दिया था और वो 699 ईस्वी में ही चीन उसका जो घर था वो छोड़ दिया था और भारत में आकर ये 10 वर्ष तक रहा और ये जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आए थे और इसने भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों का विवरण किए हैं। और कुछ समय बाद अरब
यात्रियों ने भारत का भ्रमण और भारत के बारे में अपना विवरण दिया। जो अरब के यात्री थे और वह अपना भारत आए और भारत का भ्रमण किए और भारत की के बारे में जानने का प्रयास किए। जैसे अगर बात की जाए तो कुछ समय अरब विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध अबू रिहान थे, जिन्हें हम अल-बरूनी के नाम से जानते हैं, जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र के थे। अगर बात की जाए अल-बरूनी की तो ये सबसे प्रसिद्ध अरब यात्री माना जाता है, जिसका नाम अबू रिहान था, लेकिन इसे हम अल-बरूनी के नाम से जानते हैं, जो आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र के थे। अल-बरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल 1018 से 1019 के बीच में आया था और भारत के लोगों के बारे में जानने के लिए इन्होंने भारत की ग्रंथों को उसकी अपनी भाषा में अध्ययन किया। ये जो अल-बरूनी थे, ये महमूद गजनवी के शासनकाल 1018 से 1019 के मध्य में ये भारत आए थे और जब ये भारत आए थे तो भारत को सामाजिक स्थिति को समझने में इसे कठिनाई होती थी। तो ये इतने ज़्यादा विद्वान और टैलेंट कह सकते हैं कि इन्होंने भारत की ही भाषाओं को समझने का प्रयास किया और भारत की भाषाओं का उसने अध्ययन किया और उनके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। उसने रचना की तहकीक-ए-हिंद वास्तव में एक विश्वकोश है, जो विश्वकोश है। इसमें भारतीय लिपियों का विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोलीय विज्ञान, दर्शन, साहित्य, रीति रिवाजों, धर्म, त्योहारों, सामाजिक मापदंडों और कानूनी विषयों को शामिल किया गया है, जो 11वीं शताब्दी के भारत के लिए मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत है। जो 11वीं सदी के लिए मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत अगर माना जाता है तो वो अल-बरूनी का लिखा हुआ पुस्तक तहकीक-ए-हिंद है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है उस शासनकाल के दौरान। तो अभी हम लोग जो पढ़े ये ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम से हम अतीत के बारे में पता करते हैं। अतीत के समय लोग कैसे रहते थे और उस समय के शासन व्यवस्था किस तरह का था, जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और जो उस समय के लोगों का जो रहन सहन की जो व्यवस्था थी वो कैसे थी। तो हम अतीत के बारे में पता करने के लिए किन किन स्रोतों के माध्यम से हम अतीत के विषय में जान सकते हैं, तो ये चीज़ों का हमने विश्लेषण किया और विस्तार पूर्वक हमने पढ़ा। तो थैंक यू सो मच। फिर हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग अपना पढ़िए और मुस्कुराइए और हो सके तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।